हेलो दोस्तों, मैं लेके आया हूँ हिंदी की क्लास, स्पेशल हिंदी की क्लास। ये मेरा पीडीएफ नोट्स बना हुआ है, मेरा हैंड राइटिंग नोट। मैं हूँ दीप कुमार कुशवाहा। यूपी टेट, सुपर टेट, एसआई, पुलिस की भर्ती, अन्य प्रतियोगी भर्तियों के लिए भी बहुत लाभदायक है। तो मैं आपको हिंदी का जो नोट्स है, मेरा हाथ का हैंड राइटिंग नोट्स, मैं आपको वो शेयर करना चाहता हूँ और आपके बीच में वो रखना चाहता हूँ जो मैंने अभी तक इसमें वर्क किया है। ठीक है, तो मैं इस नोट्स के द्वारा आपको समझाना चाहता हूँ। तो हमारा सबसे पहले हमें हिंदी व्याकरण, टॉपिक का नाम है हमारा हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण आखिर है क्या? हिंदी व्याकरण, तो व्याकरण हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने, लिखने, बोलने का ज्ञान कराने वाले नियमों के शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। ये तो डेफिनेशन बोलती है। हिंदी भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ने, व्याकरण एक ऐसी चीज़ होती है जो शुद्ध रूप में पढ़ने, ठीक है, लिखने, बोलने कराने वाले नियमों का बोध होता है, या शास्त्र को हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। इसके बाद हमारी भाषा, जिसके द्वारा हम अपने भावों, विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, मतलब अपनी बात को वार्तालाप के माध्यम से दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसे हम बेटा क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। दूसरों के भावों, विचारों को सुनते हैं और समझते हैं, भाषा कहती है उसे। भाषा कैसे कहते हैं? जो दूसरों के भाव, विचारों को हम सुनेंगे उसे हम पक्का भाषा कहेंगे। ठीक है, जैसे हमने किसी की भाषा को सुना, जैसे हमने कहा, जैसे हम वार्तालाप कर रहे हैं कि हमने कहा कि कल स्कूल में ये हुआ, कल हमारे कॉलेज में ये हुआ, तो ये क्या हो गया? वार्तालाप। अब वो अपने भावों को व्यक्त कर रहा है आपके सामने। ठीक है, तो आपने संप्रेषण तो पढ़ा होगा, उसमें ये पढ़ाया गया है। तो अभी तो हिंदी चल रही है। तो भाषा किसे कहते हैं? भावों के विचारों को सुनते और समझते हैं, भाषा कहते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक का नाम है वर्ण एवं वर्णमाला। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हिंदी व्याकरण समझ में आ गया। व्याकरण कैसे कहते हैं? हिंदी भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ने, लिखने या बोलने के नियमों को हिंदी की व्याकरण कहते हैं। और भाषा किसे कहते हैं? जिसके द्वारा हम अपने भाव, विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं और उसके भावों के विचारों को सुनते समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक है वर्ण एवं वर्णमाला। तो भाषा को लिखने के लिए सर्वप्रथम कुछ चिन्ह बनाए गए भाषा को लिखने के लिए। जैसे आ बड़ा आ गया, ई, का, खा, मा, ला, रा, ये हमारी क्या है? भाषा की कुछ वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है भाषा। अब इसके बाद वर्ण की परिभाषा क्या कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई एवं अविभाज्य इकाई है। क्वेश्चन बन सकता है यूपी टेट, सुपर टेट में कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? तो वर्ण है। भाषा की सबसे बड़ी इकाई किसे कहते हैं? तो भाषा है। तो यूपी टेट, सुपर टेट में क्वेश्चन बन सकता है, पुलिस में भी बन सकता है। पर भाषा क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी एवं अविभाज्य इकाई है। भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह बनाए गए हैं उन्हें वर्ण कहा गया है। भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह बनाए गए हैं उसे वर्ण कहा गया है। जैसे राम घर गया वह खाना खाएगा। ठीक है, राम घर गया वह खाएगा। इसके बाद वर्ण की विशेषताएं। तो भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह बनाए गए हैं उन्हें वर्ण कहा गया है। भाषा के लिखने के लिए जो चिन्ह बनाए गए उन्हें वर्ण कहा गया है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी एवं अविभाज्य इकाई है। वर्ण के मौखिक रूप को ध्वनि कहते हैं। जो मौखिक रूप होता है वर्ण का, जैसे का, खा, का चटा तब तो पढ़ा होगा आपने, का, चा, ता, ता। ठीक है, ये सब क्या है? मौखिक रूप को ध्वनि कहती है। वर्ण के मौखिक रूप को ध्वनि कहती है। प्रत्येक भाषा को लिखने की अपनी एक लिपि होती है। लिपि चिन्ह को लिपि चिन्ह कहते हैं। इसी लिपि चिन्ह को वर्ण भी कहते हैं। अगर आपको ये क्लास समझ में आ रही है, जो मेरा ये नोट्स है, अगर आपने ये पूरा नोट्स पढ़ लिया तो एक क्वेश्चन यूपी टेट, सुपर टेट का बाहर मिल जाएगा। इसी से पूरे क्वेश्चन सारे आपको फंसेंगे और बैठेंगे। ठीक है, इसलिए इस नोट्स को, अगर आपके पास नोटबुक हो तो अच्छे से उसको नोटबुक को बनाते जाइए। और ये हैंड राइटिंग नोट है, ये मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है। तो मैं भी आपके सामने जो चीज़ मेरे पास मेहनत से मैंने की है वो भी आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो भाषा की लिपि क्या है? भाषा, ये लिपि है चिन्ह, जो हमारी भाषा क्या है? हिंदी। ठीक है जी, हमारी राष्ट्रभाषा हो गई हिंदी। इसके बाद राज्यभाषा हिंदी, राष्ट्रभाषा हिंदी हो गई। इसके बाद जो लिपि कौन सी है? देवनागरी। चिन्ह कौन सा है? चिन्ह हो जाएगा वर्ण कौन सी? इसके आ, बड़ा आ, का, खा, गा। इसके बाद फिर हमारी जो दूसरी भाषा है अंग्रेजी।
ठीक है। और इसकी जो लिपि है वो है रोमन, ठीक है। और जो इसके चिन्ह है ABCD। तो ये हमारी क्या हो गई, जी हमारी भाषा, दोनों भाषाएं हो गई, हिंदी और अंग्रेजी। लिपि भी पता चल गया। अगर क्वेश्चन बनेगा कि हिंदी भाषा में किस लिपि का प्रयोग करती हैं, तो देवनागरी। अंग्रेजी भाषा में किस लिपि का प्रयोग करती हैं, तो रोमन। हिंदी भाषा में किस चिन्ह का प्रयोग करती हैं, तो आ का खा गा वर्ण का। अंग्रेजी में किस लिपि मतलब किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो ABCD वर्ण का, ठीक है। वर्णमाला। अब आते हैं हम वर्णमाला पर, जो मेन टॉपिक है वर्णमाला। वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। जैसे क्रमबद्ध ही तो होती हैं और व्यवस्थित होती हैं, क्रमबद्ध व व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। जैसे वर्णमाला के दो भाग होते हैं, एक होता है हमारा स्वर, ठीक है, एक होता है व्यंजन, ठीक है। एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। स्वर क्या होते हैं, देखो स्वर क्या होते हैं, स्वर वे होते हैं जो स्वयं उच्चारित होते हैं, किसी दूसरे अन्य वर्णों का मतलब उसमें कोई मेल नहीं होता है। मतलब स्वर जो स्वयं से उच्चारित होती है। स्वर कैसे कहते हैं, स्वर कहते नहीं, स्वर का अर्थ होता है जो स्वयं से उच्चारित होते हैं, उसे स्वर कहते हैं। इसके बाद होता है व्यंजन। जैसे स्वर हमारे कितने होते हैं, 11 होते हैं, ठीक है। आ बड़ा, छोटी, बड़ी, ऊ बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, ये हमारे कितने होते हैं, स्वर होते हैं। व्यंजन निकलने वाली वायु मुख के अलग अलग उच्चारण स्थानों की छूटी हुई बाहर निकलती है, उसे व्यंजन कहते हैं। मतलब छूटी हुई बाहर निकलती है। तो ये क्या होते हैं, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उसे व्यंजन कहते हैं, ठीक है। व्यंजन हो गया। इसके बाद स्वरों से बनने वाली मात्राएं। 11 स्वरों से कुल 10 मात्राओं का निर्माण होता है। स्वरों से कितनी मात्राओं का निर्माण होता है, अगर क्वेश्चन आ गया स्वरों से बनने वाली कितनी मात्राएं बनती हैं, तो स्वरों की सहायता से कुल 10 मात्राओं का निर्माण होता है, क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद स्वरों का विभाजन। अगला जो हमारा है क्या है, स्वरों का विभाजन। इसमें क्या है, स्वरों को निम्न प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। रचना या बनावट की दृष्टि से स्वर के भेद, ठीक है। अगर क्वेश्चन बन सकता है यूपी टेट, सुपर टेट में। यूपी टेट में तो पक्का 100% यहाँ से एक क्वेश्चन मैं कहता हूँ गारंटी से यूपी टेट में बनेगा कि रचना या बनावट की दृष्टि से स्वर के भेद बताओ। तो स्वर के कितने भेद आएंगे, 3। अगर आपसे ऐसा भी पूछ सकता है मूल स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और एक और अंतस्थ प्लस स्वर, तो ठीक है। प्लस स्वर तो इसमें नहीं है, लेकिन आपको ऑप्शन में दे देगा, तो इसमें से कौन नहीं है कह देगा, ठीक है। रचना की दृष्टि या बनावट की दृष्टि स्वर के भेद इसमें से कौन सा नहीं है, तो ये 3 होंगे, एक नहीं होगा। तो हमने बोला है कि रचना या बनावट की दृष्टि से स्वर के 3 भेद होते हैं, एक होता है मूल स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर, एक होता है संयुक्त स्वर। मूल स्वर क्या होती है, पहले हेडिंग डालेंगे मूल स्वर जो डाला है, ठीक है। इसमें होगा वे स्वर जो सबसे पहले बने तथा अन्य स्वर जिनसे मिलकर बनते हैं उन्हें मूल स्वर कहते हैं। जैसे मूल स्वर कहते हैं मतलब वे स्वर जो सबसे पहले बने, सबसे पहले मूल स्वर, और अन्य स्वर जिनसे मिलकर बनते हैं मतलब दूसरे स्वर इनसे मिलकर ऐड होकर बनते हैं, उन्हें मूल स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ और री, ये क्या हो गया आपके मूल स्वर। तो कौन कौन से हैं, आ, ई, उ, री, ऋषि, ठीक है, क्या हो गया ऋषि। तो ये आपके 4 मूल स्वर है। पूछ भी सकता है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4। इसलिए क्वेश्चन को बहुत डीपली और गहराई से नोट्स बनाते जाइए। और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब करना ज़रूर करिए, भूलें ना, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अभी तक आपने देखा होगा कि कई लोग पढ़ते हैं और उनके लिए पैसे नहीं हो पाते हैं, मजबूरी होती है, कुछ लोग कोर्स नहीं ले पाते हैं। मैं उन्हीं के लिए लेके आया हूँ क्लास। मेरा हैंड्स राइटिंग नोट है, इसमें मैंने खुद अपने हाथ से इस चीज़ों को अंगीकृत किया है और आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो इसके बाद हम पढ़ाते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होता है कि एक ही मूल स्वर को 2 बार जोड़ने पर, मतलब एक ही मूल स्वर को 2 बार जोड़ने पर जो स्वर बनते हैं उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ प्लस आ मिला के क्या बन गया, बड़ा। तो ये क्या हो गया, दीर्घ स्वर। मतलब एक ही मूल स्वर को 2 बार जोड़ने पर उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, ऊ, जैसे ये सब यहाँ हो दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4। इसके बाद जैसे आ, ठीक है, बड़ा आ, ए, आए, तो ये कन जाएगा, ए बनेगा। फिर आ, फिर ऊ, तो आ बनेगा। फिर आ, फिर ओ, आ बनेगा, ठीक है। ये होते हैं हमारे संयुक्त स्वर। ऐसे स्वर जिनमें कम से कम 2 स्वर जुड़े हों, अलग अलग स्वर हों, मतलब स्वर, उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे देखो आ अलग अलग है, आ मतलब इसमें मूल स्वर भी जुड़ा है और इसमें दीर्घ स्वर भी जुड़ा है। तो ये बन के क्या बन गया, ए, आए, इसके साथ भी जुड़ गया तो आए बनेगा, ए बनेगा। इसके बाद आ, ऊ बनेगा। तो आ, ओ, आ बनेगा। तो मात्रा के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं, 3। तो ये भी सीख लो, ये मात्रा के आधार पर है। अब जो रचना या बनावट के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, 3।
कौन कौन से हमने अभी बताए थे, मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। अब ये आ गया आपकी मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, 3 मात्रा, ठीक है, मात्रा त्रा से हो गया 3। किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय, किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय स्वर कहलाता है। जैसे हर्ष स्वर, प्लुत स्वर, दीर्घ स्वर, ठीक है, हर्ष स्वर, प्लुत स्वर, दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर किसे कहते हैं, बेस्वर, बेस्वर जिनके उच्चारण में बोलने में कम समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं, ठीक है, बोलने में कम समय लगे या एक मात्रा का समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं। उसमें दिया गया है कि बेस्वर जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है अर्थात एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ऋषि, जैसा आपके क्या हो गया हर्ष स्वर। दीर्घ स्वर, इसके बाद दीर्घ स्वर क्या होता है, वे स्वर जिनमें 2 मात्रा का समय लगता है, कितनी मात्रा का, 2, ठीक है, 2 मात्रा का, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे देखना आ, बाकी तक उच्चारण होगा ई, उ, ऋषि, ए, ओ, आओ। तो देखो जब हम बोलते हैं और हर्ष स्वर क्या होता है, आ, ई, उ, ऋषि, ये सब क्या हर्ष स्वर है। दीर्घ स्वर समझ में आया। इसके बाद प्लस स्वर, इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको प्लस स्वर। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है प्लस स्वर कहते हैं। जैसे ओ, ठीक है, प्लस स्वर में सदैव 3 लगा होता है, ठीक है, 3 मात्रा का बोलते हैं तो उसे प्लस स्वर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद प्लस स्वरों की संख्या कितनी होती है, 8। क्वेश्चन बन सकता है, यूपी टेट में पूछ लेगा कि प्लस स्वरों की संख्या कितनी होती है, 8। आपसे ये भी पूछेगा कि दीर्घ स्वर कौन कौन से वर्ण है, जैसे दे देगा दीर्घ वर्ण, जैसे दे देगा आपको आ, जैसे आ दे देगा, आ बड़ा दे देगा, बड़ी दे देगा, और क्या दे देगा, और आय दे देगा, आय एक के ऊपर एक मात्रा, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें वो दे देगा, इसमें से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है, तो आपका आ जो आ है वो गलत हो जाए, क्योंकि वो कैसा हमारा हर्ष स्वर है। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। इसके बाद होंठ के गोल होने की दृष्टि से स्वर के भेद, होंठ के गोल होने की दृष्टि से स्वर के भेद, एक होता है व्रतमुखी स्वर और एक होता है हमारा अवृतमुखी स्वर, ये 2 स्वर होते हैं। व्रतमुखी स्वर क्या होता है, आप समझ सकते हैं कि वे स्वर जिनके उच्चारण में होंठ गोल होते हैं, कैसे होते हैं, गोल होते हैं होंठ, उन्हें व्रतमुखी स्वर कहते हैं। जैसे उ, जैसे हम बोलते हैं ना उ, वो बोलते हैं ना हम उ, फिर बोलेंगे उ, फिर बोलेंगे ओ, फिर बोलेंगे आओ। तो देखो इसमें व्रतमुखी मतलब इसमें हमारा जो होंठों की आकृति है वो कैसे हो जाती है बेटा, गोल हो जाती है। मुझे पता है कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। इसके बाद अवृतमुखी स्वर, ठीक है, व्रतमुखी स्वर कभी भी आ जाए, अगर पूछे आपसे कि व्रतमुखी स्वर कौन होते, तो आप मुँह से आप खुद निकाल सकते हैं उच्चारण में, ठीक है। जैसे ओ, उ, जब आप ऐसे शब्द बोलोगे तो आपको खुद पता चल जाए कि हाँ इन वाले वर्णों में क्या है, ये व्रतमुखी स्वर है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आ रही होगी। और मेरा ये जो मेरा ये हैंड राइटिंग नोट है वो मैं पूरा आपको पढ़ाऊँगा, इसलिए मेरी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जोड़ें और उसका क्या करें, दुरुपयोग न करके उसका उपयोग करें, क्योंकि आपके भविष्य में भविष्य के लिए ये चीज़ें मतलब आपकी भविष्य की चीज़ों से जुड़ी हुई ये चीज़ें, इसलिए आप अपने भविष्य को संभालिए, ठीक है। इसके बाद अवृतमुखी स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख गोल नहीं होता उन्हें अवृतमुखी कहते हैं, ठीक है। कहते नहीं है, कहते हैं ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक फोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, तो वही है, जब तक हम तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे, जब तक हम इन नोट को पूरा कवर नहीं करा देंगे। आपको एक एक चीज़ इतना साफ लिखा हुआ है कि आप एक एक चीज़ नोट्स कर सकते हैं। पूरा टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, एसआई पुलिस के लिए बहुत बिंदास नोट है, इसलिए इसको छोड़ना, क्योंकि बेसिक से चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हुई हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख गोल नहीं होता, जिन स्वरों के उच्चारण में गोल नहीं होता उन्हें अवृतमुखी कहते हैं। जैसे आ बड़ा आ, ई, ऋषि, ए, आय इत्यादि, ये सब क्या हो गया, अवृतमुखी क्या हो गया, स्वर हो गया। अवृतमुखी क्या हो गया, स्वर, ठीक है। इसके बाद स्वरों का विभाजन। तो बेटा स्वरों का जो विभाजन है, जिह्वा की उच्चारण स्थिति के आधार पर स्वर के भेद, अगर आपसे पूछ लेगा, क्वेश्चन पूछ सकता है टेट में, टेट, सुपर टेट, पुलिस में भी पूछ सकता है कि जिह्वा की उच्चारण स्थिति के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। एक होता है पश्च स्वर, मध्य स्वर, अग्र स्वर। देखो पश्च स्वर क्या होता है, पश्च स्वर होता है जैसे हम बोलते हैं आ, तो देखो काफ़ी देर तक पीछे से आ, बड़े आकर सुना रहा आ, ऊ, काफ़ी देर तक बोल रहे ऊ, ओ,
देखो काफ़ी देर तक पीछे से आप मतलब हो रहा पक्ष स्वर है और काफ़ी देर तक मतलब ध्वनि की उच्चारण हो रही है। मध्य स्वर क्या होता है आ अग्र स्वर कौन सा ई ई ए ये सब क्या हो गया आपके मध्य स्वर अग्र स्वर सॉरी ये मध्य स्वर हो गया अकेला मध्य स्वर पूछ लेगा आपसे कि मध्य स्वर किसे कहते हैं या मध्य स्वर 5-4 अक्षर दे देगा जैसे दे देगा ये दे देगा ऊ दे देगा ई दे देगा आ दे देगा और ये दे देगा मध्य स्वर बताओ तो फिर आ बोल देना सिर्फ एक ही है मध्य स्वर आ। ठीक है इसकी एक ट्रक होती है आओ उल्लू पीछे पीछे आ को छोड़ो पीछे पीछे मतलब आ को छोड़ने बीच में और बाकी सब पीछे पीछे आगे पीछे। ठीक है इसके बाद मुख विवर के खुलने के आधार पर स्वर के भेद। ठीक है और ये सेशन मैं आपको कल पढ़ाऊंगा इसलिए मेरी जो क्लास अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।